हाँ तो बच्चों, जो हमने पिछली क्लास में हमने शुरू जो प्रश्नावली कर रहे थे, प्रश्नावली 1.1 जो हम हल कर रहे थे, उसी के कुछ क्वेश्चन अपने बच गए थे। उन्हीं क्वेश्चनों को हम कंटिन्यू करते हैं। हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे, उसके बाद में अपने पास कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को और हम आगे जारी करते हैं। अब यहाँ इतने जो पिछली क्लासों में हमने जब पढ़ा था, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने क्या निकाले थे? एचसीएफ और एलसीएम निकाले थे। वो 2 संख्याओं के निकाले थे। अब यदि 3 संख्याओं के निकालने हो, 3 संख्याएं दी हुई हो, तो कैसे निकाले? कोई ज्यादा भेद नहीं है, बस वही विधि है। पहले हमें उनके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। छोटी छोटी संख्याएं देगा, 3 वाली दे रहा है तो 3 के देगा, तो देखो तीनों में छोटी छोटी संख्याएं हैं। तो पहले हमें क्या करना है? पहले हमें इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने। देखो 12 का आसान है, मैं सीधा लिख देता हूं, क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 3 होता है, या 2 की घात 2 गुणा 3। 15 क्या होता है? 15 तो सीधा ही होता है 3 गुणा 5। और 21 कितना होता है? ना 2 का जाता है, 3 गुणा 7 होता है। देखो ये तो गुणनखंड आप निकाल ही सकते हो, आसान है, छोटी छोटी चीजें। अब हमें 3 संख्याओं का एलसीएम निकालना है एक साथ, मतलब वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग जाता हो। यदि एलसीएम की परिभाषा तो यही कहती है। कैसे निकाल? हमने 2 में कैसे निकाला था, उसी तरीके से हम 3 का निकाल। हमने 2 में क्या किया था कि हमें प्रत्येक जो गुणनखंड है, जो भाज्य से गुणनखंड है, उसकी अधिकतम घात लेनी थी। तो चेक कर लेंगे प्रत्येक भाज्य गुणनखंड। अब तीनों में देख लेंगे, वहां 2 में देख रहे थे, तो देखो हम वहां 2 में देख रहे थे, तो उसी को क्या करते हैं, तीनों में देख लेंगे। ये 3 गुणनखंड है अपने पास, ठीक है। तो देखो तीनों में, पहले 2 से शुरू करते हैं, ऊपर वाले से। 2 की अधिकतम घात तीनों में, हाँ तीनों में है ही नहीं, केवल यही है। और कितनी है? 2 है, तो 2 की घात 2। अधिकतम लिखनी है, तीनों में हो या नहीं हो जरूरी नहीं है, हर की अधिकतम घात लेंगे। अब 2 पूरा हो गया, 3 देखो, 3 इसमें 1 है, 3 की घात इसमें भी 1 है, 3 की घात इसमें भी 1 है, तो 3 की घात 1। यहां से 3 पूरा हो गया, 3 का कोटा भी। अब आगे वाले में चलते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, यहां टिक कर दिया। 5, 5 बचा है। 5 इसमें भी नहीं है, इसमें है लेकिन और किसी में नहीं है, तो 5 की घात कितनी है? 1 है बस। 5 भी पूरा हो गया, 3 और का था तो 7, ये हो जाएगा। इसमें क्या करना है? हमें तीनों में देखना है। क्या करना है? हमें तीनों में देखना है, हर संख्या को, प्रत्येक अभाज्य गुणन। दो पहले 2 देखा, तीनों में है नहीं, बस एक में ही था, तो कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम में तो एक में ही हो चाहे, उसकी अधिकतम घात लेनी, 2 की घात 2। 3, फिर 2 टिक कर दो, टिक करते जाओ, ज्यादा हो तो 3। 3 की घात देखो, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तीनों में अधिकतम घात है भी, तीनों में एक ही है। 3 एक बार लिख दिया, 3 पूरा हो गया। फिर नीचे आओ, 5, 5 केवल एक में, और अधिकतम कितनी बार है? एक बार है, तो 5, 5 भी हो गया। फिर इसमें और कोई नहीं बचा, 3 हो गया। अब 7, 7 एक बार ही है और अधिकतम एक ही बार है, तो देखो 4 3 12, 5 60 गुणा 7 कितना आया? 42 400। एचसीएफ गुणा आप कर लेना। एचसीएफ में क्या करेंगे? एचसीएफ में वो संख्या लेने, वो भाज्य गुणनखंड लेने जो तीनों में हो और उसकी घात क्या हो? न्यूनतम हो, सबसे कम हो। तो देखो 2 तीनों में है क्या? 2 तो केवल एक में ही है, कट कट हो गया। 3, 3 देखो तीनों में है, कितनी? और न्यूनतम घात क्या है? तीनों में एक ही है न्यूनतम घात। अब आपको एचसीएफ में देखो कितना आराम है, ऊपर वाली संख्या की सब में होना चाहिए, तो वो ऊपर वाली में भी होना चाहिए। तो केवल ऊपर वाले गुणनखंड है ना, उन्हीं को देखना है, उनको तीनों में चेक कर लो। नहीं है तो बाकी नीचे नहीं जाना अपने को। ये और है, देखो 2 देख लिया, नहीं है, ठीक है, 3 देख लिया, ठीक। अब नीचे वालों का ध्यान नहीं देना, वो केवल एलसीएम में घर घर जाके चेक करना होता है। एचसीएफ में ऊपर वाले का देख लो बस, ये 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा। ऐसे ही 17 23 और 29, 23वीं अभाज्य संख्या और 29वीं, तीनों ही अभाज्य संख्या है। 17 तो क्या होगा? देखो अभाज्य संख्या तो मैं 1 गुणा 17 है, 17 लिख दूं। 23 का क्या होगा? केवल 1 गुणा 23 होगा। और 29, 29 को क्या लिख दूं? 1 गुणा 29। तीनों अभाज्य संख्या तो केवल खुद से विभाजित होती है, एक नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख दिया मैंने बढ़ाने के लिए। अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो सॉरी, एक भी नहीं लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे, एक नहीं लिखेंगे, वरना लिख सकते थे, लेकिन अभाज्य गुणनखंड तो इसका तो केवल 17 ही है, इसका 23 ही है, इसका। अब देखो एचसीएफ,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह है छोटी से छोटी संख्या। अब गुणनखंड में आप कहोगे सर कॉमन है ही नहीं, कॉमन कोई नहीं है, तो इसको तो कोई जो, अब आप जीरो थोड़ी लिख सकते हो, नहीं। देखो मैं इसको एक बार ऐसे लिख दूं आपको समझाने के लिए, वहां एक की जरूरत नहीं होती, यहां देखो तो एक और तो कोई चीज कॉमन नहीं है। एससीएफ में तो हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं जो सब में क्या हो, विद्यमान हो, और उसकी भी न्यूनतम घात। तो ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन आपको पता है एक ऐसी संख्या होती है जो हर संख्या को विभाजित करती है, एससीएफ एक आ जाए। तो आपको मैं ऐसा कहूं कि अलावा एक अलग से कि यदि आपको अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है ना, दो अभाज्य संख्या दी हुई हो तो उनका एचसीएफ एक होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, एक आता है हमेशा, ये याद रखने का भी अच्छा क्वेश्चन है। एलसीएम, एलसीएम तो हमें क्या लेना है, हर की अधिकतम घात जो भी हो सबको देखना है, और अधिकतम घात इसमें 17 है तो 17 की अधिकतम घात एक, बाकी में नहीं था। 23 भी देखना है, 23 भी है, एक को तो गुणा करना है, फिर जरूरत ही नहीं 29, इन सबका गुणा करके निकालेंगे, वो आप गुणा कर लेना। फिर 8 9 25 पर आते हैं। देखो 8 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 2 की घात 9, 3 गुणा 3 मतलब 3 की घात 25 मतलब 5 गुणा 5 5 की। सेम क्वेश्चन मैं निकालूं एचसीएफ, तो देखो मैं गुणनखंड देखता हूं 2 की घात 3 केवल एक, इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है, इसका मतलब सर इसका एचसीएफ क्या आएगा। यदि किसी में नहीं मिलता है ना तो हमें क्या करना है, एक लेना है। एचसीएफ कितना लेना है, कोई भी संख्या नहीं मिलती है ना कॉमन, कोई भी कॉमन या जो मैं कह सकता हूँ बेनिस्ट गुणनखंड नहीं मिलता है ना, तो केवल एक लेना है, बस ये याद रख लो सीधा सा। एलसीएम, एलसीएम तो अधिकतम हर में देखना है, देखो 2 तो सब में हो नहीं हो, 2 की घात अधिकतम कितनी है, 3 है। फिर देखना है नीचे वाले में 3, 3 की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। फिर इसमें पूरे हो गए, इसके पूरे हो गए, इसमें कितना है, 5 की घात होती है। इन सब का गुणा करना है, 9 अंटा 72 गुणा 25, 25 दूनी 50, 25 7500, 5 1800 है, ठीक है ना। तो क्या करना, अब देखो इसमें से एक, दोनों से एक चीज निकल के आ गई कि आप कहोगे कि सर एससी कोई बेनिस्ट गुणनखंड ही नहीं है जो तीनों में विद्यमान हो, तो न्यूनतम घात किसके लिए, तो फिर उसका एचसीएफ क्या आएगा, हमेशा एक आएगा। दोनों में देख लो, इसमें कोई भी बेनिस्ट गुणनखंड नहीं है तीनों में, तो उसका हमें तो वही बेनिस्ट गुणनखंड की न्यूनतम घात लेनी होती है, तो उनका एचसीएफ एक लेना है। और एलसीएम का एक रिजल्ट भी बनता है, यदि तीनों जो सहभाज्य संख्याएं बोलते हैं इनको, इनको मैं बोलूं वैसे भाषा में, यहाँ अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वरना यदि ज्ञान के लिए सहअभाज्य को प्राइम नंबर, को प्राइम मतलब ऐसी संख्याएं जिनको, ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनको क्या है, कोई भी संख्या विभाजित नहीं, एक या एक के अलावा कोई भी संख्या विभाजित नहीं करती है, तो वो दोनों संख्याएं एक दूसरे की सहभाज्य होती हैं, और उनका ऐसे मतलब एक के अलावा उनको कोई विभाजित नहीं करता। जैसे 17 और 23 है एक दूसरे की सहभाज्य संख्याएं, 8 और 9 है एक दूसरे की सहभाज्य संख्या, इनको एक के अलावा कोई संख्या विभाजित नहीं करती, इनको सहभाज्य संख्या कहते हैं। इनका एचसीएफ हमेशा एक होता है, एक रिजल्ट आता है, लेकिन हमें को तो बस उसी थ्योरी से निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे देखो, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा एक एग्जाम्पल भी दी कि आपको एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम ज्ञात करना, दो संख्याएं हैं, एचसीएफ किसका दिया हुआ है 306 और 657, तो माना चूंकि ए बराबर कितना है, मान लो संख्या है ए बराबर 306 और बी बराबर कितना, और साथ में दिया हुआ क्या है एचसीएफ कितना दिया। देखो दो तरीके हैं, वो उसने नहीं कहा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालो, उसने आपको क्या कहा कि 306 और 657 का एचसीएफ तो 9 है, तो मैं से बोलते हैं, और जो एलसीएम है 306 और 657 का ज्ञात करना है। आपके पास दो तरीके हैं, या तो इनके अभाज्य गुणनखंड कर लो 306 और 657 का, ज्ञात कर लो। आप कहते हो कि नहीं दूसरे तरीके से ज्ञात करें, तो अपने पास एक रिजल्ट है, क्योंकि हम जानते हैं, हम ऐसे लिखेंगे, हम जानते हैं, और वो क्या जानते हैं कि
माना ए बराबर ये है, या मान लो कि माना ए बराबर ये है, बी बराबर हो तथा एचसीएफ क्या दिया हुआ है 9, तो दोनों से बता दूंगा मैं। और हम क्या जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है सर, ये तो बताया हुआ है। संख्या आपको दे रखी है 300 600, तो देखो 306 गुणा 657 है, मान रख दो। एचसीएफ कितना है 9 रख दिया, एलसीएम ये रहा, यही तो ज्ञात करना है। तो इधर भाग दे दोनों का, एक समीकरण बन गई, तो भाग देंगे तो एलसीएम इधर क्या बचेगा, 306 गुणा 657 बट्टे 9 बराबर कितना, एलसीएम 9 का भाग देखो 3 का जाता है इसमें 3 बार, इसमें कितना जाएगा 102, 2 और 1 3, फिर 3 का भाग जाता है इसमें, तो कितना जाएगा 3 3 34, तो 34 गुणा 657 ये आएगा। इस विधि से ज्ञात कर करके देख लो, तो 57 को 34 से एक बार दे, 7 चौक 28, 22 24 25 7 21 5 15 1 16 17 आएगा, 7 18 1 19 8 3 6 6 12 1 13 9 10 11 1 12 आएगा 22,338। आसान है, कितना आ जाएगा 22,338 बराबर आ जाएगा, कोई कहीं करेक्शन हो जाए तो नहीं। इस विधि से कितना आसानी से कि क्या दिया हुआ था, देखो प्रश्न समझो कि एचसीएफ 306 और 57 का 9 दिया हुआ है तथा उनका एलसीएम ज्ञात करो, किसका 306 और 657 का, 306 और 657 का एक विधि तो है, दोनों के गुणनखंड करके उनके जो उनमें दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है उनकी अधिकतम घात लेके ज्ञात कर सकते हैं, पहला तो ये। दूसरा क्या है, दूसरा में यदि यहां से नहीं करें तो मैं क्या करूं इसको, कि एक सूत्र में जो मैंने बताया था शुरू में कि दो संख्याओं का गुणनफल के एचसीएफ तथा एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। हमने दूसरा ही प्रश्न किया था और काफी एग्जाम्पलों से इसे प्रूव भी कर दिया था। तो हमने ये तो वहां से किया है, अब ये हटा दो आप, ये यहां से हटा देता हूं तो ये पूरे प्रश्न का उत्तर बन जाता है। तुमने क्या किया कि मान लिया ए बराबर 306 है और बी बराबर संख्या क्या है 657 है, जो दी हुई है, और हम जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। एचसीएफ दिया हुआ है, ए और बी भी दिए हुए हैं, तो ए गुणा बी बराबर 9 गुणा एलसीएम, तो समीकरण बन गई। तो 9 को इधर ले आओ, भाग कर दो, एलसीएम इधर बच जाएगा 306 गुणा 657 बटे। अब यहां स्पेशली बोले कि भाज्य गुणनखंड विधि से निकालते, तब तो हमें एचसीएफ देता ही क्यों। देखो दो संख्याएं दे दी, आप एक लॉजिक समझना, मैं यहां बात कर रहा हूं समझाने की, कि आपको जो दो संख्याएं 306 657 दे दी और वो कहता है एलसीएम निकालो, तो आपको एचसीएफ क्यों देता, जरूरत ही नहीं थी। आपको तो दो संख्याएं पता है, तो उनका एलसीएम आसानी से निकाल सकते हो, कोई भी निकाल सकता है। लेकिन इसे एचसीएफ दिया है ना, इसका मतलब इस सूत्र से आसानी से, अब देखो केवल दो संख्याएं देके भी पूछ सकता था, एचसीएफ दिया तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो आसान है। अब आसान मतलब टाइम बचेगा, आसान वो भी है। अब हम क्या करते, पहले 306 के गुणनखंड निकाले, तो देखो इससे भी कर सकते हैं, लेकिन एचसीएफ दिया हुआ है तो उसको यूज भी तो करें। प्रश्न में दिया हुआ है तो उसको यूज करने, प्रश्न देने का मतलब ही है कि एचसीएफ को भी आप यूज करो एलसीएम निकालते वक्त, वो कर लें ना, तो हमें भी पता है। इसका डिफिकल्ट क्वेश्चन ज्यादा ये बनता, आपको एचसीएफ और एलसीएम दे देता, एक संख्या दे देता, सबसे अच्छा क्वेश्चन वही बनता है। एक एग्जाम्पल भी है, अब देखना अपनी किताब में दिया हुआ है कि एचसीएफ और एलसीएम तो दे दे, एक संख्या दे दे, दूसरी संख्या ज्ञात करो, वो जरूर अच्छा होता। इसमें तो आप दो तरीके से कर सकते, दूसरे में क्या है, देखो 2 का भाग जाता है 153, 3 का भाग जाएगा 5 3 15 और 51, और 3 का फिर जाएगा 17 3 51 17, 306 तो किसके बराबर आ जाएगा, 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा, फिर 657 है, 657 को देख लो, 2 का तो जाता नहीं है भाई, हम देंगे 3 का, 3 का देखो 3 दूनी 6 1 9 3 27, फिर 3 का जाएगा 7 21 और 73 में किसका भाग जाता है क्या, ना 2 का ना 3 का ना, चित्र अपने आप में खुद भी शायद अभाज्य संख्या है, ना 5 का जाएगा ना 7 का जाएगा ना यहाँ पे 13,
ये अपने आप में खुद एक अभाज्य संख्या है। 71 है, फिर से 78, तो 71 के बाद में 73 एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें नहीं जाएगा तो ये रो 51 बराबर, हमें तो क्या निकालना था, एलसीएम निकालना है। 3 गुणा 3 गुणा 17 का जाता है, 17 एक 34, 17 3 51, 17 चौक 68 नहीं जाता, 23 दूनी 46, 33 69 नहीं जाता, 27 दूनू नहीं 29 दूनू 58 नहीं जाता, 31 दूनू 62 भी नहीं जाता, तो इसके मतलब इसमें कोई भी है नहीं है, ये खुद एक अपने आप में अभाज्य। अब ये इतनी बड़ी अभाज्य संख्या देखने फिर चेक करते कि क्वेश्चन ये अभाज्य नहीं है, इसका मतलब ये आसान हुआ कि नहीं हुआ 73 तक का पता लगाना। अब आपने कभी 73 तक पहुंचे नहीं हो अभाज्य संख्याओं में तो मुश्किल था, लेकिन ये आसान था, इसलिए इसको ही काम में लेना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, वैसे ऐसा क्वेश्चन पूछते नहीं है ज्यादातर। ये है जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, जो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है ना, उसका प्रयोग है इसमें, उसके आधार पे करना है इस क्वेश्चन को, उसका प्रयोग होता है इसमें। और ये समझना ज्यादा है, थ्योरेटिकल है, ये समझने वाला है। वैसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, नहीं आता है ज्यादा। देखो क्या लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या जो प्राकृत संख्या है n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए जो संख्या 6n है, संख्या कौन सी है 6n, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। इसने क्या कहा है, समझो प्रश्न को, कि जो प्राकृत संख्या, किसी भी प्राकृत संख्या, ये n क्या है, यहाँ पे एक प्राकृत संख्या है, इस प्राकृत संख्या n के किसी भी मान के लिए क्या 6 की घात n है वो 0 पर समाप्त हो सकती है। कहने का मतलब 6 की घात 1 कितना होता है 6 की घात 2 कितना होता है 36, 6 की घात 3 कितना होता है 216, 6 की घात 4 कितना होता है, निकालेंगे 36, 1296। ऐसे क्या इनमें से कोई भी किसी भी प्राकृत संख्या के लिए ये 6 की घात 5 है 6 है, कोई सी भी उसका अंतिम अक्षर 0 आ सकता है क्या। 0 पर समाप्त होने का मतलब है क्या, क्या 0 होगा क्या, आप कैसे बोलोगे। आप जब ऐसे का तो कैसे बता सकते हो, हर की निकाल लोगे थोड़ी, प्राकृत संख्या तो अनंत है। तो इस प्रश्न यही कह रहा है कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए, मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए 6 की घात n जो अंक है वो कभी 0 पर समाप्त होता है क्या। तो 6 की घात 1 निकालोगे, 2 निकालोगे, 3 निकालोगे, 4 निकालो, 5 निकालो, और आप तो निकालते ही रह जाओ और पेपर ही पूरा हो जाए, क्योंकि n प्राकृत संख्या तो अनंत है। तो कैसे कह सकते हो, उस आधार पर तो नहीं कह सकते। लेकिन जो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय वो क्या कहती है कि किसी भी जो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, कर सकते हैं। तो 6 की घात n है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 गुणा 3 की अच्छा संख्या, ये ऐसा तो लिख सकता हूं ना। अब आपको एक चीज पता होगी, 2 गुणा में संख्या हो तो 2 की घात n गुणा 3 की घात n में लिख सकता हूं। कैसे, जैसे मैंने लिखा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, यहीं से प्रूव कर दूंगा। यदि घात समान हो तो आधार गुणा होते हैं, आपने 6वीं 8वीं पढ़ा होगा। ये हो जाएगा 2 गुणा 3 की घात क्या हो, समान हो तो आधार गुणा होते हैं, आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ती हैं, एक रिजल्ट होता है उसी से। तो 3 दूनी 6, 2 का स्क्वायर 36 है, और ये कर लो 2 दूनी 4 गुणा 9, ये भी 36 ही आएगा। कहीं पे भी देख लो, तो इसको अलग अलग गुणा करके घात लगा सकते हैं ना, होता है। जब अब देखो आधार समान है तो घातें गुणा होती है, वापस यही आता है, पहली चीज तो। अब आप एक परिकल्प, एक चीज बताओ कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है, देखो एक 10 है 0 पर समाप्त होती है ना, इसके अभाज्य गुणनखंड में पक्का 5 मिलेगा, पक्का क्या मिलेगा 5 और 2 मिलना चाहिए, तभी तो होगा। 100 है नहीं 20, देख लो क्या मिलेगा 2 गुणा 2 गुणा 5, मतलब 5 और 2 उसके अभाज्य गुणनखंड में हमेशा होना चाहिए। मैं कहूं 30 है, अब कोई से भी देख लो 2 गुणा 3 गुणा 5, ये 2 गुणनखंड तो मिलने ही चाहिए कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए, क्योंकि 0 तभी आता है जब 5 और 2 का गुण होता है, अभाज्य गुणनखंड। लेकिन यहां अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 ही आ रहा है, क्या आ रहा है अभाज्य गुणनखंड में, क्या आ रहा है केवल 2 और 3, 5 नहीं है। तो किसी भी संख्या के, हम ये लिखें किसी भी संख्या के
जीरो पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होने चाहिए। उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 दोनों विद्यमान होने चाहिए। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं कि देखो जीरो आना चाहिए, अंतिम अक्षर 10 है सबसे छोटी संख्या, तो उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5। 20 भी है तो अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5। 30 है तो 2 गुणा 3 गुणा 5। 40 है तो भी देख लेना चाहिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। 50 है तो भी 2 गुणा 5 गुणा 5। लेकिन 2 और 5 दोनों तो होने चाहिए, कम से कम 1 2 और 1 5 होना चाहिए। लेकिन 6 की घात n के जो अभाज्य गुणनखंड बन रहे हैं वो तो 2 की घात n गुणा 3 की घात n ही बन रहा है। n 1 लूंगा इसमें, देखो मैं n 1 लेता हूं तो किसी भी संख्या के समाप्त होने के लिए अभाज्य संख्याओं में, अब मैं n 1 लेता हूं, इसको उठा देता हूं। अब देखो तो अभाज्य गुणनखंड कैसे बनेंगे, 6 की घात 1 बराबर n 1 लेते 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1। 2 लेता हूं तो 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। 3 लेता हूं तो 2 की घात 3 गुणा 2। बस घातें किसकी बढ़ रही हैं, 2 और 3 की तो बढ़ेंगी n के हिसाब से। तो कोई भी प्राकृत संख्या लो, क्या इसमें 5 थोड़ी आ जाएगा, नहीं। मैं 10 लेता हूं तो 6 की घात 10 बराबर 2 की घात 10 गुणा 3 की घात 10। तो 5 और 2 दोनों नहीं मिल रहे। इसका अब देखो ये प्रयोग हुआ इससे, अभाज्य गुणनखंड वाले जो आधारभूत प्रमेय का क्या प्रयोग है, इससे पता लग गया कि 6 की घात n के किसी भी n के लिए इसमें क्या नहीं हो सकता, अंतिम अक्षर जीरो। तो आप लिख सकते हो कि किसी भी संख्या समाप्त होने के लिए 0 2 और 5 दोनों विद्यमान होने चाहिए। जबकि 6 की घात के n के जो अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 ही अभाज्य गुणनखंड विद्यमान है किसी भी n के लिए, अतः ये संख्या कभी भी जीरो चाहिए। एक क्वेश्चन और था इसी का, जो नया क्वेश्चन 4 की घात n आपकी एग्जाम्पल में, तो 4 की घात n को मैं क्या लिख दूं, 2 गुणा 2 की घात n, या इसको लिख दूं 2 की घात n गुणा 2 की घात n। आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 की घात 2n। यहाँ आधार भी समान है और ऊपर भी देखो दोनों है तो दोनों में अलग अलग आ जाएंगे, आधार समान है तो घातें जुड़ गई। अब यहां भी अंतिम क्या जीरो पर समाप्त हो सकता है क्या सर, कभी नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें तो गुणनखंड केवल 2 है, हमें 5 भी चाहिए एक अभाज्य गुणनखंड जीरो पर समाप्त होने के लिए। ये भी जीरो पर कभी समाप्त नहीं हो सकती, तो ना 4 की घात है ना, ठीक है, जीरो पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। हाँ एक ये क्वेश्चन भी है, 2 क्वेश्चन ये उसमें से हम दोनों कर लेते हैं कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा, देखो 2 संख्या दी हुई है, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और दूसरी संख्या है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। भाज्य संख्या क्यों, देखो अब भाज्य संख्या होने के लिए उसके जो गुणनखंड होते हैं ना, उसमें केवल एक और वो खुद संख्या ही होती है। और भाज्य संख्याओं के गुणनखंड में क्या होता है, खुद के अलावा दूसरी संख्याएं भी विद्यमान होती है। कैसे, देखो पहली वाली संख्या लो 7 गुणा 11 गुणा 13। अब आपको से डायरेक्ट पूछ रहे हैं भाज्य संख्या है क्या, मतलब किसी से दूसरी संख्या से विभाजित होती है क्या, खुद ये संख्या ये खुद या एक के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित हो वो संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या। क्या होती है, भाज्य संख्या। क्या ये एक या जो खुद के अलावा दूसरे से विभाजित है ये एक संख्या है, तो आप या तो इनको गुणा भाग करो और फिर निकालो। देखो सीधा आसान, 13 यहां भी है 13 इसमें भी है, मैं 13 क्यों ना दोनों में से कॉमन ले लेता हूं। कॉमन लिया तो यहां तो इसमें से क्या बचा 7 गुणा 11, और यहां क्या बच गया 1, का मतलब 13 गुणा, अब इसको जोड़ो नहीं बच्चों, 13 गुणा में है ये जो संख्या है, इसके 11 7 77 1 78, ये 78 बना। इसका मतलब ये संख्या क्या है 13 गुणा 78। इसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड था 13 था, दोनों में क्या है, तो ये संख्या पक्का किससे विभाजित है 13 से, का मतलब ये भाज्य संख्या है। इसमें देख लो, इसमें कोई भाज्य दोनों में देखो कॉमन क्या रहा है 5, तो क्या बना 5 गुणा 7 गुणा 6 गुणा, दोनों में कॉमन ले लिया और प्लस का 1। अब आपको इसको जोड़ने की, क्योंकि यह संख्या 5 से विभाजित है इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है, तो ज्यादा मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है।
काफी अच्छा क्वेश्चन। कि कोई खेल का एक वर्ताकार मैदान में कोई चक्कर लगाता है, मैदान उसका वर्ताकार है, ये कोई वर्ताकार मैदान है, ये कोई वर्ताकार मैदान, ठीक। इस वर्ताकार मैदान में सोनिया को चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, और उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लगते हैं? सोनिया को 18। मैं लिखता हूं सोनिया को तो 18 मिनट लगते हैं, और कह रहा है रवि है, रवि को कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में। तो इस वर्ताकार मैदान था कोई स्कूल का मान लो, उसमें सोनिया को तो 18 मिनट लगते हैं, उसको 12 मिनट लगते हैं, और वो ये कह रहा है कि दोनों एक साथ एक ही स्थान से शुरू करते हैं। तो सोनिया भी यहीं खड़ी है और रवि भी यहीं खड़ा है, दोनों दौड़ना एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं, चलना या दौड़ना दोनों इधर ही चल रहे हैं, इधर चले, तो दोनों वापस इस स्थान पर कब मिलेंगे? देखो, मतलब दोनों वापस चलना एक ही दिशा में प्रारंभ किया, तो दोनों वापस उसी स्थान पर, इसी स्थान पर दोनों मिलने का मतलब है एक साथ कब आएंगे। तो या तो मैं सीधा सा बताऊं कि दोनों एक साथ मिलेंगे, इसका मतलब है कि जो 18 मिनट लगती है 12 मिनट, इनका एलसीएम निकालना। ऐसा क्वेश्चन में एलसीएम निकाला जाता है। कैसे निकालते? क्यों? देखो, सोनिया चली, सोनिया एक पूरा चक्कर पूरा किया मान लो, तो सोनिया को कितने मिनट लगी? 18, ठीक है। सोनिया दोबारा से चलेगी तो कितने मिनट में पहुंचेगी? 36 मिनट। दो चक्कर इसी स्थान पर मिलना है ना उनको, ठीक है। अब रवि में यही ग्राउंड है, रवि भी उसी स्थान से चल रहा है, यही स्थान है, एक चक्कर में कितना? 12 मिनट। दूसरे में यहां पहुंचेगा तो कितना? 24। तीसरे पहुंचेगा तो 36, मतलब रवि 36 मिनट बाद में यहां होगा और ये भी 36 मिनट बाद में यहां है, तो वो कॉमन समय, जो समय कौन सा? 36 मिनट है, तब दोनों इसी स्थान पर है। देखो, सोनिया है ना, दो चक्कर पूरा करती है तो 36 मिनट में यहां पहुंच जाती है, 36 मिनट में दो ही चक्कर पूरा करती है, लेकिन 36 मिनट बाद में यहां होती है। और रवि भी 12 में, फिर 24 में, फिर 36 में होता है। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दोनों विभाजित करती है, तब उस समय ये दोनों एक साथ होते हैं दोबारा से। ये क्वेश्चन काफी बार पटवारी रीट वगैरह में पूछा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो आपको मैंने बेसिकली डायग्राम से भी समझा दिया कि कैसे, है ना। इसी तो यही सोनिया को एक चक्कर में 18 मिनट लगती है, एक चक्कर में समय कितना लगता है? तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, एलसीएम निकालना है 18 मिनट, और रवि को एक चक्कर में लगा समय कितना है? 12 मिनट। दोनों एक साथ उसी स्थान पर वापस कब मिलेंगे? इसका मतलब दोनों के समय का क्या निकालना है? एलसीएम, और दोनों के एलसीएम कितना आता है? 36 निकाल लेना। तो बता, तो ये तो दोनों के एक साथ आप डायरेक्ट याद रखो तो, लेकिन मैंने समझाया जरूर आपको कैसे कि ये चक्कर था, रवि मतलब 18 मिनट में एक बार, यहां वापस 18 मिनट बाद में आएगी, दोबारा 36 मिनट बाद में आएगी, दोबारा 54 मिनट बाद में आती है ना, तीसरी बार 54। लेकिन रवि एक बार कितना समय? 12, दोबारा आएगा तो 24 मिनट, तो 24 मिनट में यार ये 36 मिनट में पहुंच रही है यहाँ दूसरे चक्कर में, फिर देखो तीसरा चक्कर ये 36 मिनट में पहुंच जाता, इसका मतलब 36 मिनट बाद में ये 3 चक्कर लगा के वापस मिल जाता उसको। तो ये 36 मिनट में 2 चक्कर लगाती है, उस स्थान पर पहुंचती है, और वो 3 चक्कर लगाए पहुंचता। वो हमें मायने नहीं रखना कितने चक्कर लगाता है, लेकिन ये जरूर पता लग गया। तो ये इस चीजों में एलसीएम निकालते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो ये अपनी जो प्रश्नावली है यहां तक पूरी हो जाती है। इससे आगे जो प्रश्नावली 1.2 के लिए हमें क्या है कि यही जो अपनी फंडामेंटल थ्योरम है। अब देखो, अंगणित के आधार में प्रमेय का ये एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना कर लिया। अब अगले में हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे कोई भी संख्या, हमने बताया भी था शुरू में कल पहली क्लास में कि इसका क्या उपयोग है। तो इसके दो उपयोग थे, एलसीएम एचसीएफ निकालना। दूसरी, कोई भी संख्या परिमेय संख्या शांत है अशांत है, पी बटा क्यों, वो आप 9वीं में पढ़ चुके हो। कब पता चलता है कोई शांत है कोई अशांत है? उनके भाज्य गुणनखंड देखते हैं, उन संख्याओं के, दोनों संख्याओं के। जो हर वाली संख्या होती है ना, उसके भाज्य गुणनखंड देख लेते हैं क्योंकि, और उसमें यदि
कौन कौन सी संख्या होती है, 2 और 5 है तो वो शांत मिलती है हमेशा, 2 और 5 दोनों एक साथ है तो वैसा ही कुछ। तीसरा प्रयोग ये था। तो यहां तक जो हमने क्या कर लिया, तीसरा प्रयोग क्या था जो अब अगली वाली में पढ़ेंगे कि कौन सी संख्या अप्रिमेय है या प्रिमेय। अप्रिमेय संख्या कैसे है उसको सिद्ध करना, तो वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।